गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वॉइस आ रही मेरी? ओके, तो आइए आज स्टार्ट करते हैं उसी के आगे। तो आप स्क्रीन दिख रही सभी को? यस सर, दिख रही है। गुड इवनिंग सर। ओके, तो ये क्वेश्चन है पार्ट बी का ही है। एक कॉची प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व करने की नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ जो ऑप्शन आप देख पा रहे हो वो यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, मोर देन वन बट फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की बात करी गई है। तो आप डायरेक्ट एक रिजल्ट है वहां से जा सकते हो, है नहीं? तो ट्राई कीजिए, 2 मिनट आपके पास है। 2 मिनट है आपके पास। फॉर्मूला रिवाइज करने, याद करने की कोशिश कीजिए। टूटा फूटा याद आए, जैसा भी याद आए कोशिश कीजिए। लिखिए, अप्लाई कीजिए। याद आया किसी को? यस सर, हाँ बोला, हाँ फॉर्मूला यार। ओके, मीमांसा जी बताइए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? मीमांसा जी वॉइस आ रही? यस सर, आ रही है सर। बहुत स्लो आ रहा है, पहली बार मैं समझ नहीं पाई, हम ही बुला रहे हैं। मेरी वॉइस स्लो है? हाँ सर, मुझे तो बहुत स्लो आ रही है। हेलो, सभी के साथ इश्यू है क्या? नहीं सर, क्लियर आ बोलो रही कोई। है। हाँ हेलो सर। हाँ, क्लियर आ रही है आपकी वॉइस। ओके ओके, थैंक यू। मीमांसा जी अभी सर ठीक है? सर, 1 मिनट में ईयरफोन लगा लेती हूँ। ओके। हेलो। हाँ, हाँ सर इसको ना सॉल्व करने के लिए सिंपली कुछ नहीं करना रहता। हम जो कोची प्रॉब्लम का जनरल फॉर्म है वहां से सर इसको कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर मेरी जो पी की वैल्यू है वो वाई है, और जो क्यू की वैल्यू है वो -x है, और आर की वैल्यू मेरी 0 है। हम्म अब सर इसमें से करने के लिए मुझे क्या करना रहता है कि जो मेरा P है सर वो x0 y0 और z0 पे दिया है अपॉन डी एक्स नॉट ऑफ एक्स, मतलब सर यहाँ पर s लिखा हुआ है ना, तो d/ds ऑफ x0 x हो जाएगा अपॉन में। तो मेरा जो पहला फैक्टर बनेगा वो साइन s अपॉन d/ds cos s हो जाएगा। पहला एक्स नॉट के लिए निकालेंगे। कुछ नहीं समथिंग सर और ये भी तो फॉर्म लिखते हो, हैं। नहीं सर ऐसे फॉर्म होता है ना, P ऑफ x0 y0 z0 अपॉन डी एस डी टी, जिस फॉर्म में भी दिया रहता है x0 निकालते हैं हाँ, सर। मैं यहाँ वही पर तो, मेरा, ये अपॉन में आएगा हाँ ना? हाँ सर ये अपॉन में है, ऊपर हाँ वही P भी चीज। लिखेंगे ना। पी और सर ऑफ P पी की वैल्यू, नॉट लिखते हैं, मतलब उस पॉइंट पर देखना है। हाँ सर भाई।
है ना। ठीक, चलिए अभी याद आ रहा है सभी को, करिए। मतलब कुल मिला के यहाँ पी नॉट अपॉन डी एक्स नॉट अपॉन डी एस आ जाएगा, और क्यू नॉट अपॉन डी वाई नॉट अपॉन डी एस आ जाएगा। फिर देखिए इसी से अगर यूनिक सोल्यूशन मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर आगे चलेंगे। इसको देखिए जरा सभी लोग। सर ये होमोजीनियस प्रॉब्लम है तो इसमें तो सॉल्यूशन हमेशा रहेगा ना। यस, हाँ, एब्सोल्युटली करेक्ट। solution हमेशा रहेगा, और सर ये इक्वल आ रहा है ना, तो ये इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा ऑप्शन। इक्वल आ गया। इक्वल टू जीरो आ रहा है तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होंगे सर इसके। दोनों इक्वल आ गए ना। हाँ हाँ सर, सर। इक्वल है। ठीक। और सर इसमें केवल पी क्यू का देखना ही है, आर का तो कुछ केस ही नहीं है। अगर नॉट इक्वल तो यूनिक, इक्वल हो गया तो infinite। अगर इसको बाई इस चांस, फॉर्मूले से बाई चांस नॉन ये जो होमोजीनियस हमने आ जाता है तो फॉर्मूला। याद रखिएगा। ठीक है सर। सर सर नॉन होमोजेनियस केस में ना, जैसे अभी पी और क्यू वाला जो फैक्टर है वो नॉट इक्वल हो गया तो यूनिक सोल्यूशन हो गया। सारे इक्वल हो गए तो इनफाइनिटी मेनी सोल्यूशन हो गया। पी और क्यू सर इक्वल हो जाए बट नॉट इक्वल टू आर नॉट हो जाए तो वहां पर नो सोल्यूशन। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है, फोर्थ? इसका ऑप्शन फोर सही है। सर इसी ठीक। मेथड को मैं बोल रहा था, आपने जो दिखा ना ये डिटरमिनेंट वाला। हाँ तो हाँ, होमोजेनियस में हम डिटरमिनेंट को यूज कर लेते हैं, बट सॉल्यूशन जीरो है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं, और नॉन जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसमें एब्सोल्युटली। होमोजेनियस के केस में। बहुत बढ़िया, सुनेंगे। सर एक बार रिपीट कीजिएगा, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला जब ये होमोजीनियस सिस्टम होता है तो हम डिटर्मिनेंट का भी यूज कर लेते हैं। मतलब जैसे ये यस सर। डिटर्मिनेंट निकाली ना, कि पी मतलब वो पी का उस पॉइंट पर वैल्यू निकाल लो, फिर इसके डिटर मतलब वो अपॉन वाला जो रेशियो वाला है वो ना निकाल कर ऐसे डायरेक्ट डिटर्मिनेंट से भी सॉल्व कर लेते हैं। गीता जी। ओके सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो ये एक क्वेश्चन ऐसा है, पार्ट बी में है और ये पार्ट ए में भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। और ऐसे क्वेश्चन हमने 12th क्लास में किए होते हैं, लेकिन एग्जाम में यहाँ सोचते हैं अरे ये कौन सा करे, कौन करेगा। तो आप लोग पढ़ो क्वेश्चन और बताओ कहाँ से है। ये क्वेश्चन भी होते हैं, छिपे होते हैं, और ऐसे क्वेश्चन इस बार पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि इस बार पीएचडी का क्वालिफिकेशन भी यहाँ से देखा जाएगा। थोड़े ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट अपेयरिंग को भी मौका दिया गया है, तो ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं। एनीवन कैन गेस कहाँ से है क्वेश्चन, किस टॉपिक से? आइडिया लग रहा है किसी को? सर प्रोबेबिलिटी से लग रहा है सर कुछ। प्रोबेबिलिटी सही लग रहा है सर। प्रोबेबिलिटी से तो लग रहा है, बिल्कुल सही बात है। प्रोबेबिलिटी के अलावा कुछ और? स्टैटिक्स में। प्रोबेबिलिटी के अलावा ये बायस थ्योरम का क्वेश्चन है। यस। एनसीईआरटी पढ़ी किसी ने? हम्म, पढ़ी होगी। यस सर। एनसीईआरटी में 12th क्लास में क्वेश्चन आता है, एक एक लास्ट में एक्सरसाइज है। हाँ, तो ये क्वेश्चन इजी है, और एक बार पढ़ लो, आप 12th क्लास में पढ़े ही होगे, सॉल्व किए होगे, तो ये क्वेश्चन किए जाने वाले क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन क्या पता आपको फिर मिल जाए। बहुत पुराना पेपर तो है नहीं, दिसंबर 2019 का पेपर है। और बायस थ्योरम का क्वेश्चन हर 1 2 3 साल में आ जाता है पार्ट बी में। तो किसी को जिसको आइडिया है तो लगाओ, 2 मिनट देता हूँ, नहीं तो फिर एक्सप्लेन करता हूँ। सर कर दीजिए आप। नहीं याद है? ठीक है, कोई ट्राई करेगा? हैंड रेस करो जितने लोग ट्राई कर रहे हो।
कोई हैंड रेस नहीं कर रहा है इसका, मतलब सारे करने में लगे हैं, या तो ये मान ले, या तो कोई ट्राई नहीं कर रहा है। फॉर्मूला याद नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखो, इस क्वेश्चन को देखना कैसे है। देयर आर थ्री अर्न U1 U2 U3 इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अर्न मतलब एक थैले की बात करी गई है, झोले, जिसमें कुछ ईच विद द बॉल ऑफ 2 कलर्स, तो और सभी में कुछ कलर्स की बॉल्स पड़ी हुई हैं। U1 के अंदर 2 व्हाइट 3 ब्लैक हैं, U2 के अंदर 3 व्हाइट 2 ब्लैक हैं, U3 के अंदर 5 व्हाइट एंड 5 ब्लैक है, इस तरह का अर्न। और कह रहा है एन अर्न इज चूजन एट रैंडम, एक झोले को हम किसी तरह से रेंडमली पिक कर लेते हैं, और उसके बाद उससे अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम दैट अर्न एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट U2 was chosen and given that the ball picked up is black in color? तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी इसमें यूज होती है, फॉर्मूला है। और अगर किसी को रिमाइंड हो तो हम ऐसा इसमें, जैसे यहाँ पर दे रखा है अर्न, अर्न की बात कर रहा है U1 U2 U3, तो इनको चूज करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 3 बैग में से कोई एक 1/3, तो U1 को 1/3, U2 को 1/3 और U3 को 1/3, है ना। और अगर तीनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, है ना। तो हम इस तरह से यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लेते थे कि E1 E2 इवेंट सेलेक्ट किया करते थे, और इन सब का सम क्या आना चाहिए था? 1 आना चाहिए होता था। इस तरह से E1 E2 E3 सिलेक्ट किए जाते थे, ठीक है। और उसके बाद एक अदर इवेंट सिलेक्ट करते थे जिसके बारे में बात करी होती थी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। जैसे कि यहाँ पर अगर देखें हम, तो यहाँ पर हमको क्या दे रखा है? जहां पर कह रहा है कि पिक्ड बॉल इज ऑफ ब्लैक कलर, तो ब्लैक कलर की बॉल को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी को हम इवेंट ए मान लेते थे, इवेंट ए, ठीक है। अब ए कलर की बॉल सिलेक्ट हो कहां से? इवन वाले बैग से, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बताओ? P/E1, ऐसे तो निकालते थे। ब्लैक कलर की बॉल हो और किस बैग से हो? E1 से, सॉरी यहाँ पर U1 है तो U1 लिख लो। दिख रहा है किसी को? U1 के अंदर कितनी बॉल है? बोलो। 2 व्हाइट 3 ब्लैक, 5। टोटल 5 बॉल्स हैं। और ब्लैक कितनी है? 3। 3। 3/5 प्रोबेबिलिटी नहीं हो जाएगी? ब्लैक कलर निकालने की प्रोबेबिलिटी, और कहाँ से? U1 से, ये हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से ब्लैक कलर की बॉल निकले U2 से, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/5। हाँ 2/5। और अभी नेक्स्ट ब्लैक कलर की प्रोबेबिलिटी बॉल निकले 3 बैग से, तो वन उसकी क्या बाई हो टू जाएगी? 1/2। हाँ हाँ 1/2, ये हो गया। जब ये हो गया तो बस फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। क्या निकालना है? कि ब्लैक बॉल निकले और सेकंड बैग से निकले, तो हमको निकालना है कि सेकंड बैग से और ब्लैक बॉल निकले, तो ये फाइंड करना होता था, ठीक है। ये फाइंड करना है। तो अभी डायरेक्ट फॉर्मूले पे आ जाते हैं। इस तरह से यहाँ गिवन कंडीशन सारी देखो निकाल ली, ठीक है। यही चीज मैं बता रहा था। ये आपको गिवन हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 E3 ऐसे इवेंट हम मानते थे, ठीक है। तो हमने ये इवेंट इवन इन जनरल वाले ही मान लिया है। और ये प्रोबेबिलिटी होती थी कि जो जिसकी प्रोबेबिलिटी को निकालना होता था, उसको उसका हम निकाल ऊपर रखते थे, बाकी सब के सम को नीचे रख देते थे समेशन ऑफ करके। अब बायस थ्योरम की प्रूविंग तो नहीं बताऊंगा, किसी को अगर जानना है तो अपना ये गो थ्रू जाए, पीछे से देखें जाके 12th की बुक से मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अगर यहाँ पर फर्स्ट फर्स्ट बैग से पूछता तो यहाँ E1 आ जाता, यहाँ E1 आ जाता और यहाँ E1 आ जाता। बाकी नीचे तो सबका सम करना है, E1 के साथ भी, E2 के साथ भी और E3 के साथ भी, ठीक है। और यहाँ पर 3 होता तो 3 ऊपर ऊपर कर देते बस। अब वैल्यूज रखो जरा इसमें सभी लोग, और निकालो आंसर कितना आ रहा। इस फॉर्मूले वैल्यू रख के निकालो, इतना तो कर लोगे ना? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सारी वैल्यूज आपको बता दी।
इस तरह से 2-4 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे तो आपको याद आ जाएगा कि कैसे हम सॉल्व किया करते थे। 12th स्टैंडर्ड का ही क्वेश्चन है ये। ऑप्शन दिखाइए ऑप्शन देख लीजिए, देखिए सर। ऑप्शन। 4/15। 4/15 आ गया। यस सर, बी ऑप्शन, सेकंड। 4/15 ठीक है, ऑप्शन ठीक है। समझ में आ गया सभी लोगों को कैसे करना है? इजी है क्वेश्चन। एक दो बार और प्रैक्टिस करोगे इस तरह के क्वेश्चन, अगर कभी मिल जाएगा तो मैं फिर से ले आऊंगा। करना यही है बस। ठीक है, ऑप्शन 2 इज सर वो करेक्ट। जहाँ लिखे हैं सर ये फॉर्मूला उससे पहले। क्या चीज? सर ये जहाँ सोल्यूशन लिखे हैं ना उससे थोड़ा ऊपर जहाँ पे फॉर्मूला है। ये सर वो थ्योरी पोर्शन भी दिखाइए। ओके, ये हाँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, सर हो गया। चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सभी लोग अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाओ, ठीक है? किसी को भी डाउट हो हैंड रेस करो और पूछो, डिस्कस करो। जितना डिस्कस करोगे उतना आपको बेनिफिट होगा। चलिए, ये क्वेश्चन है एक। लेट y इज इक्वल टू फाइव ऑफ x बी एन एक्सट्रीमाइजिंग फंक्शन ऑफ द फंक्शनल आई वाई इज इक्वल टू 0 to 1 वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स सब्जेक्ट टू y0 इज इक्वल टू 0 y1 इज इक्वल टू 1 देन 5/1/4 इज इक्वल टू। ये फंक्शन बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। कहाँ का है, किसी को सीओबी आइडिया? का है। वेरी गुड, सीओबी का क्वेश्चन है और सीओबी से एक दो क्वेश्चन तो पार्ट बी में आ जाते हैं जो कर जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम फंक्शनल मानते हैं। जो एक फंक्शन होता है किसका, वाई, वाई डैश, वाई डबल डैश, इस तरह का कुछ फंक्शन हो सकता है। ठीक है, एफ एक्स का भी होता है ना, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डैश, ऐसे करके इन जनरल इसी में आ जाता है। डबल डैश वाले तो कम ही मिले। और जो ये आपको सब्जेक्ट टू कंडीशन दे रखी है, ये बाउंड्री कंडीशन पे दे रखी है, मतलब एक जो लोअर लिमिट है और एक जो अपर लिमिट है, इसी पर मिलेगी हमेशा। इन क्वेश्चन की खूबसूरती है। तो यहाँ 0 दे रखा है, यहाँ 1 दे रखा है, उस हिसाब से। फिर कह रहा है जो भी फंक्शन इसको एक्सट्रीमाइज करेगा, ये मान लो कर रहा है वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, तो उसकी वैल्यू का कितनी है। तो जित क्या फॉर्मूला लगाओगे? अरे वाह, बड़ी जल्दी आंसर दे दिया। दो लोगों ने आंसर दिया है मुझको, ठीक है। फॉर्मूला याद है विनोद जी? सर यहाँ डेल एफ ओवर डेल एक्स इक्वल टू 0 है सर। हम्म तो सर इसका सर एलर फर्स्ट थ्योरम थ्योरम लगाएंगे सर, एलर थ्योरम। हम्म हाँ सर, डेल एफ ओवर, एक मिनट सर। डेल एफ ओवर डेल एक्स, सर डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ डेल एफ ओवर डेल वाई डैश। डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ डेल, ऐसे बोल रहे हो क्या? ये बोल रहे यस हो क्या सर। नेसेसरी कंडीशन? तो यहाँ तो वाई होता है ना। अच्छा, आप दूसरा बोल रहे हो क्या? नेसेसरी कंडीशन से भी हो रहा है क्या? स्पेशल केस यूज करेंगे एब्सोल्युटली। स्पेशल केस एक होता है, इससे क्वेश्चन ये बहुत कम पूछे गए हैं वैसे, हाँ।
अगर डेल एफ ओवर डेल एक्स मतलब एक्स से इंडिपेंडेंट है तो ये आता है एक फॉर्मूला एफ माइनस वाई डैश इंटू डी डेल एफ ओवर डेल वाई डैश, डेल एफ ओवर डेल वाई डैश, और इज इक्वल्स टू ये कांस्टेंट हो जाता है आई थिंक, है ना, यही है। इसको अप्लाई कर सकते हैं आप, यही बोल रहे थे विनोद जी। ठीक है, इसको अप्लाई करो। हिमांशा जी हुआ, गीता जी, जुगल किशोर जी, सॉल्व हुआ। हाँ सर यही सीख लिए हैं। ओके, सुनील जी ने बता दी, सुनील जी एक्सप्लेन कीजिए जरा। यस सर। सर इसमें हमें ये वाला केस अप्लाई करना पड़ेगा जो केस आपने लिखा है, हम्म एफ माइनस वाई डैश एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू सी। तो हम्म इसका वैल्यू पुट करने के बाद जो फाइनली जो हमारे पास इक्वेशन बनकर आई है वाई डैश वाई इक्वल टू सी वन, इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो फंक्शन बनकर आएगा ये बनेगा वाई फॉर बाई टू इक्वल टू सी वन एक्स प्लस सी टू। फिर इसमें कंडीशन अप्लाई करेंगे तो सी टू की वैल्यू जीरो हो जाएगी और सी वन की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। तो हमारे पास जो सर फंक्शन बनकर आएगा इसका सोल्यूशन वाई इक्वल टू है। तो इन्होंने दे रखा कि वाई इक्वल टू किसके है, फाइव ऑफ एक्स। तो फाइव ऑफ एक्स हमारे क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1/2 मतलब एक्स स्क्वायर रूट हो जाएगा। हम यहाँ एक्स के प्लेस पे 1/4 पुट करेंगे तो 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 हो जाएगा। बहुत तेजी से आप बोल गए। एनीवे, थोड़ा आराम से बोलो सर। सोल्यूशन यही वाली क्वेश्चन बोली थी जो मैंने यहाँ लिखी, ये वाली बनेगी पहले। नहीं सर इक्वेशन ये नहीं बनेगी, इक्वेशन जो बनेगी जब इसको हम सोल्व करेंगे। फाइनल आपका वाई वाई एक्स कितना आ रहा था? वाई ऑफ एक्स रहा मैंने, मेरा एक्स की पावर 1/2। एक्स की पावर 1/2, यस सर। इसी बस इतना ही आ जाएगा। हाँ उसके तो बाद, ऐसे ही आ रहे हैं। इसके बाद इसके बाद सर हम वैल्यू पुट कर देंगे एक्स के ये लिखा ना कि वाई इक्वल टू पाई ऑफ एक्स, तो पाई ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स की पावर 1/2। फिर हम एक्स के प्लेस पे 1/4 पुट करेंगे तो हमें वैल्यू 1/2 मिल जाएगा सर इसकी। मतलब ये, फाइव ऑफ ये 1/4 पुट करेंगे तो तो अंडर रूट ऑफ 1/4 आ जाएगा, मतलब 1/2 ना। 1/2 मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, सभी देखो ये। इसको हाँ, इस क्वेश्चन को हम जो इसके जनरल आर्डर इक्वेशन होती है डेल एफ अपॉन डेल वाई मान से डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू, तो वहां पे सर थोड़ा डिफिकल्ट बन रहा था, ये हो नहीं पा रहा था। हाँ, तो इस वाले में थोड़ा आसान मिल गया। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप बोलो ना, ये नेसेसरी कंडीशन है। ये हम्म, फॉर्मूले से 90% क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन जो 10% क्वेश्चन नहीं होते वो एग्जाम में आ जाते हैं कई बार, जैसे ये क्वेश्चन दिख रहा है। ऐसे ही एक या दो बार और आया है, अदरवाइज ये जो इक्वेशन नेसेसरी कंडीशन बताई है, यहाँ से क्वेश्चन 90% टाइम हो जाएगा। और अगर आपको कोई दिख रहा है कि वाई से इंडिपेंडेंट एक्स से इंडिपेंडेंट है, तो एक बार बस कंडीशन देख के जाइए। और ज्यादा क्वेश्चन फंस रहा है तो रुकने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ जाना है, क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं करने के लिए। ठीक है, चलो वेरी गुड। हाँ, तो ऐसे ही बन रहा है ये वाला, यही बोल रहे थे ना, 1/2 आ जाएगा।
ठीक। यस सर यही बोल रहा हूँ। चलिए, एक ये क्वेश्चन है, ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है। Let S5 be the symmetric group on 5 symbols, then which of the following statement is false? अब S5 की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर आपने वो पढ़ रखी हैं तो उसके हिसाब से यहाँ से ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन। 3 ऑप्शन अगर डिस्कार्ड भी कर पाते हो तो भी ऑप्शन आप टिक कर सकते हो। सोचिए जरा, ये थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन ही है बस, बहुत ज्यादा इसमें आपको बहुत जैसे अभी ऊपर वाले क्वेश्चन बहुत सॉल्व करना था, ऐसा इसमें नहीं है। अगर आपके मन में कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ चीजें हैं क्लियर एकदम, तो कर सकते हो। किसी से कोई भी ऑप्शन डिस्कार्ड हो पाए हो अभी तक? सर 1 मिनट रुकिए। हम्म। सर ऑप्शन 4 तो करेक्ट होगा, क्योंकि S5 डज नॉट कंटेन अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7 कह रहा है। ऑर्डर एस 7 फाइव का डज अगर नॉट। सब ग्रुप ऑर्डर 7 का सब ग्रुप होगा तो वो साइक्लिक होना चाहिए, और फिर ऑर्डर का एलिमेंट भी होना चाहिए 5 के बाद। हम्म। 7 और ऑर्डर का एलिमेंट। 7 ऑर्डर का तो एलिमेंट भी नहीं ना इसके पास ना, तो फॉल्स पूछना है, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है ना? ट्रू हो जाएगा, यस सर। हाँ, और तो इस फर्स्ट स्टेटमेंट को स्टेटमेंट भी, टिक नहीं करना है हमको। हाँ ठीक है। फर्स्ट वाला भी ट्रू ही स्टेटमेंट होगा। S5 कंटेन साइक्लिक सब ग्रुप ऑर्डर, इसके पास एक 6 ऑर्डर का 6 ऑर्डर का एलिमेंट तो होता है। हम्म, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। अब बची बात 2 और 3 में। मीमांसा जी बोलिए। सेकंड वाला भी ट्रू है। मीमांसा जी फिर से बोलिए। सर कह रही हूँ सेकंड वाला भी ट्रू है। सेकंड ट्रू है, मतलब थर्ड फॉल्स है, थर्ड को टिक करके आना है। एक्सप्लेन सर कीजिए। मैं सेकंड कैसे ट्रू बोल रही हूँ? सर जैसे देखिए ऑर्डर ऑफ एस फाइव जो होगा वो 5 फैक्टोरियल होगा, सर मतलब 120 होगा। और सर 8 मेरा 120 को डिवाइड करेगा ना, मतलब सर इसके पास 8 ऑर्डर का जो एलिमेंट होगा, सर यहाँ से ये इतने ऑर्डर का मेरे पास सब साइक्लिक सब ग्रुप भी होगा। और सर 8 या तो Z8 के आइसोमॉर्फिक होगा सर, ये इसको हम Q8 के आइसोमॉर्फिक भी कर सकते हैं सर। Z8 वाला मेरा साइक्लिक हो जाएगा और ये वाले नॉन साइक्लिक हो जाएंगे। सर यहाँ Q8 मेरा नॉन अबेलियन होता है ना, तो इसके पास एक नॉन अबेलियन सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 होगा। कैसे बताऊँ हम्म। सर? और ये थर्ड के लिए फॉल्स कैसे करेंगे? सर थर्ड तो मैं नहीं कर पाई, मतलब उसको भाई डिस्कार्ड करके बताएंगे सर। फोर्थ वाला भी तो सही है, वो तो भी नहीं, सर थर्ड का आप एक 75। काउंटर, इसमें कह रहे डज नॉट कंटेन, आप एक कंटेन करवा दीजिए, है ना? सर फर्स्ट सेकंड और फोर्थ डिस्कार्ड कर लिए थे ना इसके, मतलब
बता पाए। नहीं हो तो गया है, कई बार ऐसा कोई ऑप्शन और हो जाए कि आपसे दो ही डिस्कार्ड हो पाएंगे, इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ। सर गीता इसमें जी। हम हाँ सर, जेड टू क्रॉस जेड टू ऑर्डर का सब ग्रुप का टेक करवा सकते हैं, क्योंकि हम्म। जेड टू क्रॉस जेड टू होने के लिए तीन दो ऑर्डर के एलिमेंट चाहिए और एक आइडेंटिटी। हाँ मिल जाएंगे इस तरह के एलिमेंट, और ये कह रहा कि नहीं मिलेंगे। अब फैक्टोरियल 5 एलिमेंट्स हैं, ऐसे एलिमेंट्स होंगे। इसको अगर आप ध्यान से तोड़ो, S4 और S5 तो आप पढ़ के जाओ ही। S4 S5 D4 D5 ये ग्रुप तो आपको छोड़ के जाने नहीं चाहिए। ठीक है। तो आज कल के लिए होमवर्क रखिए आप लोग 24 आवर्स में, 4 ग्रुप पढ़ने को। D4 D5 और S4 S5 की सारी प्रॉपर्टीज एक बार देखिए, एलिमेंट्स कैसे होते हैं, कितने कितने ऑर्डर के सब ग्रुप बनाते हैं, है ना। सर ये तो आराम से हो जा रहा है, ये जेड अपॉन टू जेड, जेड अपॉन टू जेड, मतलब सर ये जेड टू प्लस जेड टू है सर, हम्म। के फोर है, मतलब एक आइडेंटिटी लेना और तीन एलिमेंट दो दो के ले लें सर। एस फाइव में तो आराम से बन जाएंगे सर, 1 2 1 3 1 4, ऐसे ही हम टू बिल्कुल थ्री के लिए बन जाएगा सर। बिल्कुल मिल जाएगा, ये फॉल्स है बस। हाँ, और थर्ड ऑप्शन इसका ट्रू लगा के आना है, क्योंकि फॉल्स पूछा है। चलिए बहुत बढ़िया। तो मैंने इसका सॉल्यूशन लिखा है, सारा कुछ पॉइंट वाइज है। एक एक ऑप्शन के बारे में बात करी है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कितने पॉसिबल है वो सब बताया है। अवेलियन कितने पॉसिबल हैं, नॉन अवेलियन में क्या क्या बन सकते हैं वो सारा बताया। ठीक है, तो देख लेना बाद में। आज मैं पार्ट बी की PDF शेयर कर दूंगा, नया ग्रुप बनाया है एक, तो आप सभी लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ डिस्कस कीजिए। ठीक है। और वहीं पर मैं शेयर करके उसी में लिंक शेयर करूंगा क्लास के लिए डेली। और वहीं पर आपकी PDF मिल जाएंगी। तो आज पार्ट बी की करूंगा, क्योंकि पार्ट सी भी आज स्टार्ट कर देंगे, 2 3 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन है एक मार्को चैन का। मार्को चैन किसने किसने नहीं पढ़ी बिल्कुल भी। अगर किसी ने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी ने नहीं पढ़ रखा है तो मैंने पढ़ाया हुआ है लास्ट ईयर, तो वो यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है। 2 वीडियोस होंगी 3 3 घंटे की, तो आप जाके एक देख सकते हो। टू स्टेट मार्को चेन है, एक्सपेक्टेड रिटर्न टाइम पूछा हुआ है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हम्म। ठीक है, अभी चेक करते हैं। एक आंसर आया है, 30 सेकेंड्स।
सर इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न टाइम की मतलब कैसे फाइंड करेंगे, समझ नहीं आ रहा है। ओके, ठीक है, इसका जो इसके लिए डायग्राम है। हाँ, चलो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो ट्रांजिशन डायग्राम इस तरह का आपको दिखाई देगा, ये आप लोग बना लोगे, सारे लूप भी आ जाएंगे, ये भी आ जाएंगे। तो क्लास ऑफ इक्वेशन जीरो की फाइंड करेंगे तो पूरा स्टेट स्पेस मिल जाएगा। मीन्स ये इरेड्यूसिबल चेन है, ये तो दिख भी रहा है देखने से भी, ठीक है। सेल्फ लूप दोनों में अवेलेबल है, तो अपीरियोडिक चेन भी है। तो इरेड्यूसिबल, अपीरियोडिक, एंड ऑल दी स्टेट्स आर पॉजिटिव रिकरेंट, क्योंकि चेन कैसी है, फाइनाइट। फाइनाइट चेन पॉजिटिव रिकरेंट ही होती है, ठीक है। तो हमें क्या एक रिजल्ट पता है, ये रिजल्ट ध्यान रखिएगा कि इफ एक्स एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 इज एन irreducible chain whose all the states are positive recurrent and aperiodic, then लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं हम, लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी पी आई जे इज इक्वल्स टू 1/μj, दैट इज इक्वल्स टू पाई ऑफ जे, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये इसमें निकाल लोगे। और एक्सपेक्टेड जो मीन टाइम है ना, मीन रिकरेंस टाइम, वो म्यूजे ही होता है, ये बाद वाला, ये म्यूजे। म्यूजे इज द मीन रिकरेंस टाइम और एक्सपेक्टेड टाइम टू रिटर्न टू द स्टेट जे स्टार्टिंग फ्रॉम जे, जे से निकल के। तो इसको फाइंड करने के लिए हमने पाई पी इक्वल्स टू पाई का यूज किया है और इक्वेशन बना के सॉल्व किया है, ताकि सारी वैल्यूज हमको मिल जाए। हमें क्या चाहिए थी, पाई जे चाहिए थी, है ना, पाई जे। तो पाई जे फिर इसी इक्वेशन से निकाल लेंगे। ये एक की सारी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होता है, 1। वहां से एक कंडीशन मिल जाएगी। इस तरह से हम निकालेंगे तो हमें पाई नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। पाई नॉट 2/5 आएगा, ठीक है। पाई नॉट 2/5 आएगा। पूछा किसका था, किस स्टेट के लिए पूछा था, जीरो स्टेट के लिए पूछा था, है ना। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही थी, जीरो स्टेट से। तो बस इसको उल्टा कर देना है, ठीक है। तो पाई जीरो कितना है, 2/5। तो म्यू जीरो कितना आ जाएगा, उल्टा इसका, 2/5। दिस इज द एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ रिटर्न टू द जीरो स्टेट। क्लियर, सुनील जी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। याद रहेगा सुनील जी। और पूरी फिर से बताइए, नहीं समझ आया। हमें जो है ये कंडीशन चेक करनी थी। ऊपर वाला काम हम तो इसलिए किया था क्योंकि हमारी चेन जब अपीरियोडिक होती है, फाइनाइट चेन के लिए पॉजिटिव रिकरेंट, जो ये कंडीशन है, ये थ्योरम का रिजल्ट है, इसको अप्लाई करने के लिए ऊपर वाली चीजें हमने करी, ठीक है। और लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है, उसी का रेसिप्रोकल होता है रिकरेंस टाइम का एक्सपेक्टेड रिटर्न टाइम। ये है हमारा, ठीक है, लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी, कि हम आई स्टेट से चल के जे स्टेट में जा पाए। तो उसकी लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी पाई जे होती है, जो कि पहुंचने वाली स्टेट पर डिपेंड करती है, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, नहीं। अब पहुंचने वाली स्टेट अगर पॉजिटिव रिकरेंट ना होती, ट्रांजिएंट होती, तो बताइए क्या होता। सर इन्फिनिटी होता है। नहीं, तो उसका टाइम एक्सपेक्टेड रिटर्न टाइम जीरो हो जाता ना, प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाती। तो कब आप पहुंच पाओगे, जीरो का उल्टा क्या हो जाता है, इनफाइनाइट टाइम पे आप कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। इसलिए यहाँ पर ये कंडीशन दे रखी है कि पॉजिटिव रिकरेंट होना पड़ेगा, हिमांशा जी, यस सर। ठीक है। और उसको अब फाइंड करने का तरीका है, वो हमारे पास है। हमें यहाँ पर जीरो से स्टार्ट करना था, तो कुल मिलाकर हमें पाई जीरो की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। तो पाई जीरो सर का जैसे, हाँ, हाँ सर जैसे यहाँ पे गिवन है कि ऑल स्टेट आर पॉजिटिव रिकरेंट एंड अपीरियोडिक। अगर सर हाँ, कुछ स्टेट ऐसी हो, कुछ स्टेट सर नहीं हो जैसे पॉजिटिव रिकरेंट, तब हम्म, कैसे फॉर्मूला लगाएंगे हम? नहीं तो वहां पर निकलेगा नहीं, फिर वो ऐसा क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। क्योंकि अगर ट्रांजिएंट होती तो फाइनाइट चेन के लिए फिर वो लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता है एक थ्योरम में।
इस बार इससे क्वेश्चन भी आया था शायद 2022 में, 2022 या 21 वाले पेपर। लिमिटिंग सर प्रोबेबिलिटी ट्रांजिएंट स्टेट के लिए एग्जिस्ट नहीं करती, तो वहां पर ऐसा क्वेश्चन बना के देंगे नहीं। सर अगर ये था। स्टेट हमारी रिकरेंट हो, हम्म। चेन जैसे यहाँ पर तो चेन की बात कर रहे हैं ना कि पॉजिटिव रिकरेंट है, यानी कि हर स्टेट हमारी रिकरेंट स्टेट हो जाएंगी। हम्म। सर अगर कुछ स्टेट रिकरेंट हो और कुछ ट्रांजिएंट हो, और जो रिकरेंट है उसके लिए पूछा जाए। हाँ तो बना, तो इसी से निकाल दोगे आप, तो यहाँ पर आपकी निकल आएगी। ठीक। तो ये आप यही फॉर्मूला लगाइए, निकल आएगी प्रोबेबिलिटी, कुछ के लिए जीरो हो जाएगी ना प्रोबेबिलिटी। आप जब यहाँ निकालोगे, जैसे मतलब 3 4 है, तो एक के लिए 1/2 आ जाएगी, एक के लिए 1/2, एक के जी जीरो आ जाएगी। आपसे इसका पूछा जाएगा, इसका पूछेंगे नहीं। गीता जी। ओके। ओके। ठीक है। तो एक बार थ्योरी रिवाइज कीजिएगा आप लोग, मार्को चेन के क्वेश्चन किए जा सकते हैं। ठीक है, तो और अच्छा लगेगा डिस्कशन में। हाँ, ये क्वेश्चन बिल्कुल छोटी क्लास के लेवल का है, लेकिन कॉन्सेप्ट इतना डीप है कि शायद ही 10% लोग भी एग्जाम में इसको सॉल्व किए हों। मुझे बड़ा मजा आया इस क्वेश्चन को करके। ठीक है, ये छोटी क्लासेस के बच्चों को एप्लीकेशन समझाने के लिए बड़ा शानदार से एग्जाम्पल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में फंसा दिया, बताओ। चलिए देखते हैं आप लोग फंस फंस पाते हो कि निकल पाते हो। 2 मिनट ले लो, और मैं 30 सेकंड अपनी तरफ से दे दूंगा, लेकिन आंसर सही करना रीजन के साथ। और इसको बनाया इस तरह से कि एग्जाम में तो देख के लोग भग जाएंगे, जबकि है बड़ा आसान सा क्वेश्चन, कि ग्रेजुएशन वाले बच्चे को तो कम से कम करना ही चाहिए। गीता जी ने आंसर दिया है, अभी जानेंगे गीता जी से। बाकी लोग ट्राई करो, तब तक 1 मिनट और टाइम है। हिमांशा जी ने बता दे, गीता जी बताइए। सर इसमें मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को के रूट फाइंड करने वाला फॉर्मूला लगाया हुआ है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। हम्म। तो सर वहां से हमारा जो रूट्स निकल कर आएंगे वो माइनस जेड इक्वल टू माइनस ए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4p टू द पावर 11। तो अपॉन में यहाँ कुछ आ रहा है। अपॉन 2। यस सर, अपॉन में 2 भी आता है। ओके। तो यहाँ पर सर कंडीशन गिवन है कि ए स्क्वायर लेस देन 4p टू द पावर 11, तो जो ये अंडर रूट के अंदर हमारा माइनस आ जाएगा, निगेटिव साइन। हाँ, ये देखो, ये कंडीशन दे रखी है, तो इसकी वजह से ये लेस देन हो जाएगा। अगर इस पूरे को हम इम्प्लाइज करें तो क्या हो जाएगा, A² - 4p⁻11 इज लेस देन 0। सर तो यहाँ से हमें इसकी ये इमेजिनरी रूट्स। हम्म। इक्वल लेवल इक्वल टू 4 p की पावर 11 है, तो ये हम्म। इक्वल टू भी है ना, तो इसकी वैल्यू जो अंडर रूट में वैल्यू इसकी वैल्यू जीरो भी तो हो सकती है सर। तो हाँ उस हाँ। केस में तो इसके दोनों दोनों सेम मिलेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल, उसको भी डिस्कस करेंगे, अभी इक्वल वाला केस भी डिस्कस करेंगे। अभी गीता जी की बात सुन लेते हैं कि लेस देन जीरो है तो फिर क्या, गीता जी। हाँ सर। हाँ सर, लेस देन जीरो के केस में फिर इमेजिनरी रूट्स मिल जाएंगे सर। ठीक है, तो सर मैंने इक्वल वाला तो सोचा नहीं है इसमें। तो ये इमेजिनरी कह रहा है रूट्स कि मिल जाए। यस सर, तो एफ हैज, पहला ऑप्शन कह रहा है कि एफ हैज जीरो ऑन द इमेजिनरी एक्सिस। हम्म। तो सर इमेजिनरी एक्सिस पे तो नहीं मिलेगा, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों होंगे इसमें। तो सर पहला ऑप्शन तो करेक्ट नहीं होगा फिर। एफ हैज ए जीरो ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, प्योरली इमेजिनरी तो तो नहीं इसका मिलेगा ना। यस सर यस। इसका रिजल्ट है। गलत। ठीक है, इसमें सब लोग सेटिस्फाइड हो। और सेकंड वाला भी कह रहा है कि एफ हैज जीरो फॉर विच द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। तो अच्छा सर लास्ट। दोनों ही केस। हाँ, यस सर। कह रहे हैं कि द रियल एंड द इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। हाँ, यस सर। ऐसा भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यस सर, अगर अच्छा, हम लेस वाला केस भी लेके चले और इक्वल वाला केस भी लेके चले, सर दोनों केसों में नहीं हो पाएगा। तो हम्म, इसका लास्ट वाला भी सर डिस्कार्ड हो रहा है। अब है एग्जैक्टली वन रियल रूट, तो हाँ ये भी। एग्जैक्टली वन तो रियल रूट नहीं रख रहा है सर। इसको कहाँ से बोल ऑब्वियसली पाएंगे, क्योंकि इसके कोफिशिएंट है वो रियल है ना। कोफिशिएंट रियल है तो इसके पास एक एग्जैक्टली वन रियल रूट तो नहीं होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन भी गलत है। तो इसके लिए लॉजिक सोचो जरा, थर्ड वाले इक्वलिटी के के लिए लिए। कैसे, हाँ ये इक्वलिटी कब होल्ड करेंगे बताओ। ये इक्वलिटी इक्वलिटी, होल्ड होगी तो फिर रियल रूट मिलेगा सर। हाँ यही बताओ ना, ये इक्वलिटी कब होल्ड होगी। इक्वलिटी होल्ड होने का मतलब क्या है, स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × p⁻11। मतलब ए की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, √4 p⁻11, ऐसा कुछ नहीं होना पड़ेगा। समझ रहे हो। यस सर। तो ऐसा पॉसिबल है क्या इसके लिए, 2√p⁻11। और जबकि p क्या है, प्राइम नंबर ही है। और a क्या है हमारा, a इंटीजर है। नहीं, तो ये पॉसिबल होगा, सर इक्वलिटी होल्ड करेगा। इसमें इक्वलिटी होल्ड अगर करती है तो ये जो हमने वैल्यू लिखी है स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस 4 a⁻11, तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचेगा, a/2 बचेगा। और ए कैसा है, ए हमारा ए कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग कर रहा है ना, जेड। ये ये इंटीजर है सर, ये ना। ये इंटीजर होगा आई थिंक। हाँ तो सर, तो ये रियल रूट मिलेगा हमें यहाँ से, इसका जब इक्वलिटी होल्ड करती है तो। और इक्वलिटी होल्ड करेगी ही नहीं। इक्वलिटी होल्ड करेगी ही नहीं, बिल्कुल यही चीज तो मेरा ऐसा क्लेम है। क्यों नहीं करेगी? इक्वलिटी होल्ड कराने की कंडीशन बताओ ना आप, कब होल्ड कर सकती है। ज्यादा खिचड़ी बन गई, इसको मिटा देते हैं, है ना। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। चलो सोल्यूशन देखता हूँ, वहां शायद मैंने क्लियर लिख रखा है। देखो, और जो आप बता रहे थे कॉन्सेप्ट ना, वही है सर। जैसे उसको लिखेंगे तो सर 2 p⁻5, और सर √p में आएगा ना। सर कोई ऐसा प्राइम बताइए जो मतलब जो परफेक्टली आप निकाल पाइए। तो वहां से वो इंटीजर वैल्यू नहीं देगा सर, मतलब डेसिमल में ही आएगा कुछ पॉइंट। तो ऐसे तो वो इक्वल होगा ही नहीं ना, तो इसलिए इक्वलिटी वाला केस नहीं बनेगा। देखो ए बिलोंग्स टू जेड, रिमूव दिस, ऐसे दिया हुआ है। तो ए डज नॉट इक्वल टू जीरो के लिए ये ले लेंगे, ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पर लिखा है कि इमेजिनरी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये कैन नॉट भी इमेजिनरी एक्सिस पर हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये बता भी दिया था, अभी बात हो गई थी। हाँ, फॉर द रियल रूट्स, अगर रियल रूट्स होने हैं तो ये चीज बराबर होनी चाहिए ना। और बराबर होने के लिए ए की वैल्यू +-2 √p ये आ जाएगी। मानसा जी भी यही बोल रही थी, मैं भी यही बता। और p क्या हमारा प्राइम नंबर है, तो प्राइम गिव्स द √p एज इरेशनल, तो ए इज इरेशनल, ए को इरेशनल होना पड़ेगा, विच इज कंट्राडिक्शन, क्योंकि ए क्या है हमारा, इंटीजर है। सुनील जी, क्लियर हुआ। यस सर, क्लियर हो गया सर अब। हाँ, इसलिए इक्वलिटी होल्ड करेगी नहीं, तो सर हमारा इस ऑप्शन फोर्थ क्वेश्चन में इनकरेक्ट हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में
तो हमें ज्यादा कंसेप्ट पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं थी, लेकिन इस क्वेश्चन में जब मैंने एग्जाम में देखा था तो मैं समझ नहीं पा रहा इसकी पी की पावर 11 मतलब कैसे इसको कर लेना है, करना हाँ है। हाँ देखो यही है कि लेकिन क्वेश्चन को इस आसान तरह तो से लग बना रहा है। देते हैं ना, उस 11 का कोई मतलब भी नहीं था। तो ये फ्रेमिंग ऐसे हो जाती है क्वेश्चन की कि हम देख के डर जाते हैं। सर इसको ट्वेल्थ जब लेवल पहले का ही क्वेश्चन है सर ये, इससे ऊपर का है भी नहीं। चलिए तो सेकंड वाले के लिए भी देखो इसमें रीजन दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। ये भी कंट्राडिक्ट हो जाएगा हमारा, और इसके लिए आपको मिल जाएगा, है ना, डिस्टिंक्ट रूट मिल जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन एक रियल एनालिसिस का है, ये तो सबका सही होना चाहिए। एक आंसर आया है गीता जी का, गीता जी एक्सप्लेन कीजिए। सर इसमें पहले ऑप्शन के लिए हम सीक्वेंस ले सकते हैं कि सर पहला नंबर 0 ले लीजिए, फिर 1 0 2 0 3 0, यानी कि ऑड पोजीशन पे हमारा 0 आ रहा है और इवन पे n। ठीक है। तो सर ये इसमें हम्म, हमारा जो लिमिट इंफीरियम है वो 0 हो गया, और बट यहाँ पर सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। एक्स एन स्क्वायर भी अगर हम करेंगे तो भी 0 नहीं होगी। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। इसका थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट ऐसे है कि लिमिट इनफीरियम एक्स एन इक्वल टू 0। तो सर इसी सीक्वेंस से हमारा इनफीरियम लिमिट इसकी 0 आ रही है, बट ये हमारा अनबाउंडेड है। और यही वाला ना थर्ड वाले के लिए। यस, यस सर यस। तो फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया, थर्ड इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। और सर फोर्थ वाले के लिए एक सीक्वेंस ले लीजिए जिसके सारे टर्म 3 है। 3। यस सर। ओके। तो इसका अगर हम एक्स एन स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएंगे सारे टर्म्स, ठीक है। जो कि हमारा 4 से ग्रेटर है। बट इसके लिए लिमिट सुप्रीमम हमारा 3 ही रहेगा, वो 4 से ग्रेटर नहीं होगा। लिमिट सुप्रीमम ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 4, यस। ठीक है, तो फोर्थ ही गलत हो जाएगा, बस ये बचेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल सही। वाला सर बताइए फिर से। कौन सा वाला? ये वाला। लास्ट वाला? नहीं सर, फर्स्ट वाला 1 1। फर्स्ट वाले में बोला है कि 0 1 0 2 0 3 0 4 ऐसे ही चलते चले जाओ, ठीक है। तो इसका जब इन्फिमम निकालेंगे ना, तो लिमिट इन्फिमम क्या आ जाएगा? 0।
है ना। हाँ सर, 0 ही आएगा। और जब एक्सएन स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 0 1 0 4 0 9 ऐसे मिलेगी। और यहाँ पर आपके पास सीक्वेंस जो एक्सएन स्क्वायर की जो सीक्वेंस बना रखा है उसकी लिमिटिंग वो 0 पर कन्वर्ज कर रहा है ऐसा। तो 0 पर तो कन्वर्ज नहीं कर रहा ना। नहीं सर, नहीं। तो ये क्योंकि ये तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस है तो इसकी एक सब सीक्वेंस जरूर कन्वर्ज कर रही है 0 पर। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है। और कोई ऑप्शन। ठीक है। सर अगर यहीं पर जैसे लिमिट इन्फीमम ऑफ एक्सन होता और लिमिट इन्फीमम ऑफ एक्सन स्क्वायर होता, अगर 0 वाला केस है तो फिर वो इक्वल रहता ना। ऐसा हाँ। लिमिट, हाँ इस वाले केस के लिए तो सही हो जाता। लेकिन फिर कुछ और काउंटर ढूंढना पड़ता अगर इसको केस के लिए मैं नहीं कह रही, मैं हमेशा के लिए कह रही हूँ। हमेशा के लिए नहीं हो पाता सर फिर। नॉन निगेटिव टर्म का रियल से नंबर्स का सीक्वेंस है ना। सर लिमिट सर इन्फीमम ऑफ एक्सन मतलब कि सर जो एक्सन के जो लिमिट पॉइंट्स है उसमें जो सबसे छोटा है ना, हम्म। वही लिमिट इन्फीमम हो जाएगा। अब सर मतलब उसमें सर वो 0 आ रहा है, अब सर स्क्वायर करेंगे तो भी तो उसमें 0 रहेगा ना। हाँ सर, 0 वाले केस में तो हो जाएगा, अगर 0 नहीं हाँ होगा तब नहीं बोल सकते। हाँ उस केस में तो हो जाएगा क्योंकि नॉन निगेटिव रियल नंबर्स की सीक्वेंस है ना। तो अब ठीक है सर तब हो जाएगा। इसी में अगर हम जो कांस्टेंट जैसे 0 0 लेके चल रहे थे, वहां पर अगर हम 2 2 लेके भी चलेंगे हम्म। तो इन्फीमम तो उस केस में 2 हो जाएगा, स्क्वायर करने पे फिर वो 4 हो जाएगा। हाँ तो पहले जो गिवन अगर 0 है तब की बात में ट्रू बोल सकते हैं। अब गिवन 0 है तब की बात हो रही है। हम्म। तो गिवन कंडीशन के हिसाब से सोचना पड़ेगा। सुप्रीमम जरूरी नहीं है लेकिन इन्फीमम से इक्वल जाएगा। हाँ ये नॉन पॉजिटिव टर्म का पूछ दे तो वो भी देख लेना फिर। हम्म। तब कुछ और बनेगा कहानी। सर जब नॉन निगेटिव रियल नंबर्स रहेगा तभी, अगर सर हम निगेटिव को भी इंक्लूड करेंगे ना तब तो सर कुछ भी ले लीजिए 0 से छोटा उस। तब वहां सुप्रीम की बात कर सकते हैं ना कि 0 पर जा रहा है। इसका रिवर्स सोचो ना। तब सर ये सुप्रीमम वाले केस में इक्वल जाएगा लग रहा है। हाँ तो वो सोचना फिर मतलब वो एक ही क्वेश्चन जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से देखना पड़ेगा। हम्म। चलिए तो इतने क्वेश्चन थे पार्ट बी में। ठीक है कल और आज के मिला के टोटल 16 क्वेश्चन हो गए पार्ट बी के। मतलब 48 मार्क्स का तो हो गया। अभी पार्ट सी के करते हैं। कुछ अभी और एडवांस लेवल के क्वेश्चन थे तो मैंने कहा चलो वो अभी तो डिस्कस ना करें फिर आगे देखेंगे। तो अभी पार्ट सी के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज 7 क्वेश्चन हो गए तो 3 और पार्ट सी के डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद बाकी पार्ट सी के कल करेंगे। ठीक है। रेडी। इजी इजी क्वेश्चन है बिल्कुल शुरू के। तो 3 मिनट में 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है। पार्ट सी के 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। क्लियर। यस सर। जल्दी 5 मिनट में करना है। ठीक है बहुत आसान से क्वेश्चन है। चलिए ये देखो ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है जल्दी से पेन उठाओ और फटाफट से सॉल्व करो। एक ट्रांसफॉर्मेशन है R4 से R4 में। और कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इसकी x-2 की पावर 4 है। और मिनिमल पॉलिनोमियल x-2 की पावर 2 है। जेसी फॉर्म ऑफ टी कैन बी। तो जेसी फॉर्म क्या हो सकती है ये बताना है। तो मिनिमल पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आपके सामने है। ये आपको मैट्रिक्स पॉसिबिलिटीज बतानी है। तो एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। और यहीं पर आप लोग मात खा जाते हो फिर कहते हो सर 1 घंटे मैंने सॉल्व किया था और क्वेश्चन 2 ही सही हुए। तो वो काम नहीं करना है। जितने करना है सही। तो आज बिल्कुल वही क्वेश्चन लिए जो एकदम से सबके सही होने चाहिए। गलत की गुंजाइश 0। देखिए 3 लोगों ने ऑप्शन भी बता दिए बहुत बढ़िया लगा सुनकर। तो चलिए थोड़ा देर और बाकी लोगों को सोचने देते हैं 30 सेकंड और सोचिए। मिनिमल पॉलिनोमियल और ये है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं।
मीमांसा जी, बहुत बढ़िया। मीमांसा जी बताइए, पहले वाले की ऑप्शन सही है गलत? फर्स्ट सही ऑप्शन, है फर्स्ट ट्रू, सेकंड, सर, सही है थर्ड क्यों गलत है? सर। इसके पास एटलीस्ट वन जॉर्डन ब्लॉक फॉर आइगन वैल्यू 2 होना चाहिए, 2 क्रॉस 2 का। सर इसमें सारे 1 क्रॉस 1 के हैं, तो ये नहीं सही है हाँ, मिनिमल इसीलिए। पॉलिनोमियल इसकी क्वाड्रेटिक है, और x माइनस या टू, देखो अगर टू बाहर लेते तो टू आइडेंटिटी टाइप का भी हो जाएगा, और आइडेंटिटी अगर है तो उसकी पॉलिनोमियल लीनियर होगी ना, x-2 इसकी ये हो जाएगी मिनिमल पॉलिनोमियल। बिल्कुल सही। नेक्स्ट लास्ट वाला, इसकी सर क्या यहाँ होगी? पर देखिए सर, सर यहाँ पर 3 क्रॉस 3 का बन गया है जॉर्डन ब्लॉक और आइगन वैल्यू 2, तो ये गलत है सर। मैक्सिमम जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा, तो जो बाकी बचे हैं वो तो या तो 2 के होंगे या तो 2 से कम के होंगे। तो इसकी मिनिमल और टोटल पॉलिनोमियल ये हो जाएगी ना इस वाले के लिए, वहां तक होगा। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, अगर इसको ढूंढ पाए तो सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। और इस बार लेटेस्ट यस पेपर में भी शायद ऐसे पूछा गया था क्वेश्चन, जब आएंगे वहां तक तो करेंगे इसको। चलो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी देखो किसका है, रियल का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन भी बड़ा शानदार है, और लेमनीज टेस्ट पर रिलेटेड है, और इस लेमनीज सीरीज ही दे रखी है, लेमनीज सीरीज टाइप की, और इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लेमनीज टेस्ट अगर आपने पढ़ रखा है तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल सही करके आओगे। तो ये भी विद इन 1 मिनट वाला क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़िए करिए, 2 मिनट मैक्सिमम, लेकिन आंसर सही देना लॉजिकल के साथ, जैसे भी मानसा जी ने बताया ना सारे को ऑप्शंस, उसी तरह से सोच के जवाब दीजिए। सुनील जी, एक ऑप्शन ही करेक्ट है बस, एक्सप्लेन कीजिए। यस सर। हम्म। सर ये अल्टरनेटिंग सीरीज है, और अल्टरनेटिंग सीरीज में हमारे पास एक लेबनिज टेस्ट होता है, तो लेबनिज टेस्ट के थ्रू तो ये हमारी जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो जब कन्वर्जेंट होगी तो इसका सेकंड ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा, डाइवर्जेंट नहीं होगी। तो ये दो ऑप्शन हमने इसके कर दिए हैं। अब बात कर लेते हैं इसके ऑप्शन फर्स्ट के और ऑप्शन थर्ड की। ये कह हम्म। रहा है अब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, अगर हम इसकी मॉडल्स वैल्यू लेंगे तो सारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो 1 अपॉन के m टाइम्स की, और ये जो हमारे पास सीरीज होती है ये होती है डाइवर्जेंट। अब ये किस टेस्ट से, डाइवर्जेंट कौन से टेस्ट से? सर टेस्ट इसका शायद कंपैरिजन टेस्ट है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। बाई पी टेस्ट, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है। बाई हाँ पी सर पी टेस्ट, टेस्ट, यहाँ पर पी पावर क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए ना, ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 होना चाहिए सर। हाँ, तो यहाँ 1 के तो इक्वल है ये। का ऑप्शन फर्स्ट भी और थर्ड भी डिस्कार्ड हो जाएंगे, जब n की वैल्यू ग्रेटर देन 100 होगी तब भी ये हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। हाँ मतलब इनफाइनाइट सीरीज में कुछ टर्म ऐड कर दो या कुछ टर्म सेपरेट कर दो, उससे उसकी कन्वर्जेंस पर कोई फर्क नहीं नहीं पड़ता है। पड़ता है। बहुत बढ़िया। तो ये कुछ ऐसे देखने में छोटा क्वेश्चन था, कई सारे रिजल्ट इसमें एक साथ जुड़े हुए थे, तो आई थिंक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ओनली ऑप्शन 4 इज करेक्ट, और ये पॉइंट मैंने जरूर लिख दिया, एडिशन एंड डिलीशन ऑफ द फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन ए सीरीज डू नॉट अफेक्ट द नेचर ऑफ द कन्वर्जेंस, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी पी टेस्ट और लेमनीज टेस्ट लगा था, तो पी टेस्ट प्लस लेमनीज टेस्ट प्लस ये डिलीशन एंड एडिशन ऑफ इसका भी कॉन्सेप्ट यूज था। तो बाकी अगर प्रैक्टिस है तो विद इन 1 मिनट वाला ही क्वेश्चन था। इज इट राइट और रॉन्ग? चलिए, तो आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन है, और ये भी मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग देखते ही टिक कर दोगे, क्योंकि सर इजी इजी क्वेश्चन करवा रहे हो। तो पहले ही क्वेश्चन थे, तो पार्ट सी के क्वेश्चन में देख के ऐसे ही डरते हो, तो मैंने सोचा आज तो कुछ इजी रखता है। कल हम करेंगे 10 क्वेश्चन पार्ट सी के सारे, ठीक है, ऑल पार्ट से।
चलिए इसके लिए लास्ट 2 मिनट और सही आंसर दीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन तो ये सेम क्वेश्चन में कहीं टी की जगह ए पूछ देता है, कहीं कुछ पूछ देता है। ये सेम क्वेश्चन ही कम से कम 4 से 5 बार पूछा गया है एग्जाम्स में। अगर किसी ने 2011 से पीवाईक्यू सॉल्व किए होंगे तो ये क्वेश्चन कम से कम 4 बार यही पूछा गया। कभी टी पूछ देता है, कभी ए पूछ देता है, कभी एम पूछ देता है, ऐसे ही पूछ देता है, कभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में पूछ देता है, कभी मैट्रिक्स में पूछ देता है। बहुत बढ़िया, एक आंसर आया है। गीता जी बताइए। मीमांसा जी ध्यान से सुनिएगा। सर इसका थर्ड और फोर्थ करेक्ट होगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन कह रहा है कि टी की पावर के डज नॉट इक्वल टू आई फॉर एनी के बिलोंग टू एन। अगर हम सर टी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं तो उस केस में के हमारा 1 हो जाएगा, तो वहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा, जबकि कह रहा है कि डज नॉट इक्वल, तो ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। हम्म, सेकंड वाले ऑप्शन में हम अगर टी को 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले लें जिसमें लिखिएगा 1 1 0 1 कर। 1101। यस सर, इसके आइगन वैल्यू भी 1 है। और अगर हम यहाँ पे टी माइनस आइडेंटिटी करेंगे तो हमारा डायगोनल में भी 0 0 हो जाएगा और एक अपर ट्रायंगल वाली मैट्रिक्स। एन अब की इसमें वैल्यू, हम यहाँ पर एन की वैल्यू 2 है 2 हो गई है, तो 2 तो - 1 करने से 1 हो जाएगा। टी माइनस आई की पावर 2 - 1 करने पर ये सेम मैट्रिक्स मिलेगी, डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, 0 में तो ये अब इसके इसी लिए तो मैट्रिक्स। हो जाएगा, नील पोटेंट होगी ना ये। यस, ठीक थर्ड है, और बहुत फोर्थ बढ़िया। करेक्ट। हाँ, मीमांसा जी ने बाद में करेक्ट कर दिया कि 3 और 4 करेक्ट होंगे, फर्स्ट नहीं होगा। पहले 1 बोला था, इसीलिए मैंने उनको टोका था। ठीक है, तो सर पार्ट। हाँ, सर इसमें ना मुझे वर्ड में थोड़ी प्रॉब्लम है। सर कह रहे टी की पावर के इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी फॉर एनी के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ना। सर अगर मैं के की वैल्यू 1 ले लूँ ना तो टी इज इक्वल टू आइडेंटिटी तो हो ही सकता है। तो के की सर वैल्यू क्या क्या हम, ले लूँ? हाँ के की वैल्यू सर 1 ले लीजिए। तो ये कह रहा है कि आइडेंटिटी नहीं होगी, हमने टी को ही आइडेंटिटी ले लिया। ठीक है, टी को आइडेंटिटी ले लिया। अब बताइए, आप कौन सा के लेना चाहते हो, बताइए हिमांशा जी। सर के की वैल्यू 1 ही ले लीजिए तो भी तो आइडेंटिटी हो जाएगा। वो तो क्या आइडेंटिटी, ये तो कह रहे नॉट आइडेंटिटी, ये तो कह ही हाँ रहा तो है कि सब नॉट हर आइडेंटिटी। सभी के हाँ लिए आइडेंटिटी हो जाए। ये पूछ रहे हैं नहीं हो, हम तो कह रहे हैं सभी के लिए है। समझ रही? हाँ सर मतलब यही मुझे कंफ्यूजन हो रहा है सर, दोनों तरीके से दिख रहा है। दोनों क्यों दिख रहा है? यहाँ पे बोल रहा है कि ये कभी आइडेंटिटी होगा ही नहीं, और हम कह रहे हैं कि हो जाएगा। देख लो। इसको सर आरडीटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेने के बाद ही हम इसको मतलब सोल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने बोला है कि इसकी जो आइगन वैल्यू है ओनली 1 है। तो जब इसकी ओनली आइगन वैल्यू 1 है तो हम सर ठीक। आरडीटी ट्रांसफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इससे हमारे मतलब पहला ऑप्शन भी हो ही जाएगा, जैसा आपने बताया अभी डिस्कार्ड हो हम्म, जाएगा पहला। और इसके बिल्कुल बिल्कुल। सर मेरे हिसाब से तो बात इसके दो तीन चारों होंगे ना, दो तीन तीन ऑप्शन होंगे इसके। नहीं, एग्जाम्पल दिया ना, काउंटर एग्जाम्पल। ये 1 सेकेंड, मैंने सोल्यूशन, हाँ ये देखो। इसमें क्या है, इसमें यही कंफ्यूजन है, लोग इसीलिए लगा के चले आते हैं आइडेंटिटी समझकर। ये एक्चुअल में आइडेंटिटी नहीं है। आप एक काउंटर एग्जाम्पल के लिए आप ऐसी मैट्रिक्स जैसे बताई थी ना गीता जी ने, वो ले लीजिए।
अब इस वाले में ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन इसकी सारी आइगन वैल्यूज 1 है कि नहीं है, ये सेटिस्फाई कर रही है गिवन कंडीशन को हमारी, है ना। और ये जब इसको आइडेंटिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जब भी यहाँ पर कुछ हो मैट्रिक्स टी की पावर के इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी टाइप की मैट्रिक्स हो, के की वैल्यू की बात करें, तो जैसे आइगन वैल्यू से आप सब्ट्रैक्ट माइनस करोगे ना इसको, तो ये मैट्रिक्स हमेशा निल पोटेंट बनती है। कैसी बनती है? निलपोटेंट मैट्रिक्स। हाँ, और निल पोटेंट मैट्रिक्स की खास बात होती है कि वो अपनी पावर तक जब तक नहीं जाओगे ना, ऑर्डर तक, यहाँ ऑर्डर कितना है n, और यहाँ क्या है 1n-1, तो आपको एक मैट्रिक्स तो ऐसी मिल ही जाएगी जिसके लिए वो नॉन जीरो हो जाए। सुनील जी, ओवर टू यू। यस सर, यस सर। बस यही था। सर अभी ठीक। क्लियर हो गया सर। इस क्वेश्चन में सर पूछने का मकसद था कि हम दोनों तीनों मैट्रिक्स सर देख पाए। अगर एक ही देख पा रहे हैं तो सर एक ऑप्शन गलत कर देंगे। तो सर केवल मुझे यही मैट्रिक्स दिखेगी तो निलपोटेंट वाला केस तो सही कर देंगे, बट पहला वाला भी साथ में सही कर देंगे। तो गलती मत कीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम, और मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप बहुत हाई फाई क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करके आओ। मैं हमेशा बोलता हूँ जो क्वेश्चन इजी टाइप के हैं, जो क्वेश्चन मीडियम टाइप के हैं, उनको आप गलत करके मत आओ, बस बस उतना ही फेयर हो जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही, और कल फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम समय, ठीक है। और ग्रुप बना दिया है, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग, और उसके बाद वहां पर ग्रुप कहाँ असाइनमेंट मिलेगा जरूर। हमें? मैंने सर को लिंक भेजा था, सर ने आपके ग्रुप में लिंक भेजा है कि नहीं? 1 सेकंड, एक बार रिकॉर्डिंग बंद